हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक पटना में। तो एसएससी जीडी के लिए मैंने आप लोग के लिए हिंदी का एक सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें हिंदी के 20 क्वेश्चंस रहेंगे और उसका मैं सॉल्यूशन आपके सामने कराऊंगा। और आप लोग को इस 20 क्वेश्चन को टेस्ट के रूप में देना है और लास्ट में आप लोग को कमेंट जरूर करना है कि आपका 20 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो आइए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच देखिए क्या है। निम्न में से, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। देखिए, निम्न में से योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है। तो आप लोग से योग रूढ़ शब्द का उदाहरण बता रहा है, पूछ रहा है। तो इसमें से योग रूढ़ शब्द का उदाहरण मनोज हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए में है। देखिए, योग रूढ़ शब्द क्या होता है। योग रूढ़ शब्द सामान्य या साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताता है। देखिए, मनोज जो है एक विशेष अर्थ बता रहा है। योगरूढ़ का उदाहरण हम लोग जैसे पीताम्बर देख सकते हैं, जिसका साधारण अर्थ होता है पीला वस्त्र धारण करने वाला, लेकिन इसका विशेष अर्थ होता है विष्णु। तो योगरूढ़ शब्द उसे कहते हैं जिसका एक विशेष अर्थ देता हो। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। तो आप लोग से देशज शब्द पूछ रहा है। तो देशज देशज शब्द इसमें से देखिए क्या है। ऑप्शन ए अलमारी, ऑप्शन बी बाल्टी, ऑप्शन सी कैंची, ऑप्शन सी डोंगा। तो डोंगा देशज शब्द है। बाकी कैंची, बाल्टी, अलमारी ये सब विदेशज शब्द है। आप लोग को पता ही होगा, देशज शब्द वह शब्द है जिसकी उत्पत्ति का कोई स्पष्ट प्रमाण ना हो। यहाँ पे देख सकते हैं, अलमारी और बाल्टी पुर्तगाली भाषा का शब्द है, वहीं कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। तो डोंगा हमारा देशज शब्द होगा, जो कि ऑप्शन डी में स्थित है। आइए 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, क्या देखते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, उसे क्या कहते हैं। तो जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, उन्हें तद्भव कहा जाता है, जो कि ऑप्शन बी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। विदेह का उपयुक्त विलोम होगा, मतलब विदेह का विलोम शब्द पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए क्या है, विदेह, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा देह, जो कि ऑप्शन ए में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए 65 नंबर, कबूतर दाने चुगते हैं वाक्य के रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द बताइए। तो यहाँ पे रेखांकित शब्द कौन सा है। रेखांकित शब्द कबूतर है। तो इसका आप लोग से क्या पूछ रहा है, पर्यायवाची शब्द। तो कबूतर का पर्यायवाची शब्द आप लोग को पता ही होगा, क्या होता है, कपोत, जो कि आपका ऑप्शन डी में स्थित है। तो 65 का सही आंसर डी हो जाएगा, कपोत। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 66 नंबर, दिए गए समश्रुत भिन्नार्थक शब्द का उचित अर्थ ज्ञात कीजिए। तो इसका उचित अर्थ बताना है। तो अर्जन और अर्चन है। अर्जन और अर्चन का उचित अर्थ बताना है। तो अर्जन का मतलब आप लोग को पता ही होगा कि कमाना होता है, वहीं अर्चन का अर्थ बाधा डालना। नहीं, उदाहरण में अर्थ काम में अड़चन डाल दिया, तो वो अड़चन बोलने में आप लोग अड़चन बोलते हैं, लेकिन उसको सही शुद्ध रूप से अर्चन लिखा जाता है इस तरह से। तो ये शब्द शुद्धि में भी पूछ सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। कर्म में तत्पर रहने वाला, मतलब किसी काम में तत्पर रहने वाला को इस वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मठ, जो कि ऑप्शन ए है।
जो काम में तत्पर रहता है उसे क्या कहते हैं? कर्मठ कहते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि जो बहुत गहरा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द तो जो बहुत गहरा होता है उसको अगाध कहते हैं, ना कि आगाध और आघड़ ये सब नहीं, अगाध कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। देखिए कितना एकदम ऑप्शन को कैसे किया, सिर्फ आकार का मात्रा इसमें बढ़ा दिया है ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाए। तो ये सब ध्यान रखना है कि क्या सही होगा, कंफ्यूजन में बच्चे इसको भी टिक करके आ जाएंगे। तो वो गलती आप लोग को एग्जाम में नहीं करना है, क्योंकि आप लोग को जीडी में हिंदी और रीजनिंग ही ऐसा है कि जो आपको सिलेक्शन तक पहुंचा सकता है। तो हिंदी और रीजनिंग में कम से कम 40 नंबर है, तो 80 में 75 लाने का टारगेट रखिए, तभी तभी आप लोग का सिलेक्शन आसानी से हो सकता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 69 नंबर, कि दिए गए किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। तो आप लोग से सकर्मक क्रिया के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, राहुल ने केला खाया, गाड़ी चलती है, वह लजा रही है और मीरा गाती है। इसमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, ये आप लोग से पूछ रहा है। तो आगे पहले ये जान लेते हैं हम लोग कि सकर्मक क्रिया कहते हैं किसको। कि सकर्मक क्रिया उस प्रकार की क्रिया को कहते हैं जो कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को मतलब उसका फल मिले, मतलब काम करता करे, कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित करता है। तो इसे ही सकर्मक क्रिया कहते हैं। और जब किसी वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों हो तो वह सकर्मक क्रिया कहलाता है, मतलब कि तीनों उपस्थित हो, कर्ता, क्रिया और कर्म। तो यहाँ पे देखिए गाड़ी चलती है, तो यहाँ पे गाड़ी चलती है, कर्ता, क्रिया और कर्म। यहाँ कर्म तो है, क्रिया भी है, लेकिन कर्ता नहीं है। वह लजा रही है, मीरा गाती है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए राहुल, राहुल हो गया हम लोग का कर्ता, और केला हो गया कर्म, क्रिया, और खाया हो गया कर्म। तो राहुल ने केला खाया, यही हम लोग का सकर्मक क्रिया का बेहतरीन उदाहरण है। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 70 नंबर क्वेश्चन, अच्छा विद्यार्थी गुरु की आज्ञा मानता है, इसमें रेखांकित शब्द क्या है। तो विद्यार्थी के बारे में पूछ रहा है कि विद्यार्थी क्या है। तो विद्यार्थी उद्देश्य विशेषण है? नहीं, विद्यार्थी विशेषण थोड़ी है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, प्रविशेषण भी नहीं, विद्यार्थी एक विशेष है, जो कि आपका ऑप्शन बी है। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, वह कल मेघालय जाएगा, इस वाक्य में कौन सा काल है। तो वह कल मेघालय जाएगा, तो इसमें देखिए संभाव्य भविष्य काल, हेतुमत भविष्य काल और सामान्य भविष्य काल। तो वह कल मेघालय जाएगा, यह एक सामान्य भविष्य काल है, जो कि आपका ऑप्शन सी में स्थित है। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द की पहचान करें। तो आप लोग को पुल्लिंग शब्द पहचानना है। तो कड़वाहट क्या है, स्त्रीलिंग है, चाय भी स्त्रीलिंग है, वहीं मक्खी भी स्त्रीलिंग है, लेकिन आपका पुल्लिंग शब्द क्या है, बचपन। तो सही आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, बचपन हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 73 नंबर, दर्शनीय शब्द किस प्रत्यय के योग से बना है। तो उपसर्ग प्रत्यय आप लोग पढ़े ही होंगे, तो यहाँ पे आप लोग से प्रत्यय पूछ रहा है। उपसर्ग किस शब्द को कहते हैं, जो किसी शब्द के शुरुआत में जुड़कर एक विशेष अर्थ प्रदान करे, और वहीं प्रत्यय किसे कहते हैं, जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर एक विशेष अर्थ प्रदान करे। तो यहाँ पे आप लोग से क्या पूछ रहा है, प्रत्यय पूछ रहा है। तो दर्शनीय शब्द का प्रत्यय ईय होगा, सी नंबर ऑप्शन। तो यही है आपका सही आंसर। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, झगड़ालू में प्रत्यय का पहचान करें। तो झगड़ालू में प्रत्यय क्या है।
तो झगड़ालू में आलू प्रत्यय है, झगड़ा जोड़ आलू, झगड़ालू। वहीं देखिए 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। तो आप लोग से उत्तरोत्तर का संधि विच्छेद पूछ रहा है। तो उत्तरोत्तर का संधि विच्छेद क्या होगा, आइए ऑप्शन देखते हैं। उत्तरो जोड़ उत्तर, उत्तर जोड़ उत्तर, उत्तर जोड़ रोत्तर और उत जोड़ रोत्तर। तो इसका सही संधि विच्छेद उत्तर जोड़ उत्तर होगा, तो उत्तरोत्तर हो जाएगा। मतलब दो उत्तर जुड़ के उत्तरोत्तर बन जाता है। तो यही आपका सही आंसर है। छिहत्तर नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, अष्ट धातु में कौन सा समास है। तो अष्ट धातु में कौन सा समास है ये आप लोग से पूछ रहा है। तो अष्ट धातु में द्विगु समास है। आप लोग को पता ही होगा द्विगु समास किसे कहते हैं। जिस शब्द का शुरुआत किसी मतलब नंबर से हो, जैसे एक दो तीन इस प्रकार से, तो वो द्विगु समास कहलाता है। वहीं द्वंद्व समास क्या होता है, जिसमें दो शब्द हो और दोनों के बीच और छुपा हुआ हो, तो उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। द्विगु समास के कुछ और उदाहरण जैसे चतुर्वेद, पंचपात्र, त्रिभुज, त्रियोगी, दोपहर, ये सब क्या है, द्विगु समास के उदाहरण है। उसी में अष्ट धातु भी आता है। वहीं देख लीजिए कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो गया, जैसे बाता बाती, धक्का मुक्की या फिर लाठा लाठी, इस तरह से हो सकता है। और वहीं बहुब्रीहि समास का क्या अर्थ होता है कि जैसे इसका उदाहरण देख सकते हैं हम लोग, दसमुख, मीठ बोला खगेश, त्रिनेत्र। त्रिनेत्र क्या है, त्रिनेत्र में भी त्रि जुड़ा हुआ है, लेकिन त्रिनेत्र से भगवान शंकर का बोध हो रहा है, तो वो तत्पुरुष समास के अंदर आ जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सॉरी, तत्पुरुष समास नहीं, बहुव्रीहि समास के अंदर आता है। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, अनुपात शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अभी मैंने आप लोग को उपसर्ग और प्रत्यय का परिभाषा बताया था कि प्रत्यय जो किसी शब्द के अंत में जुड़े, उपसर्ग जो किसी शब्द के शुरुआत में जुड़े। तो यहाँ पे अनुपात का उपसर्ग पूछ रहा है, तो अनुपात का उपसर्ग अनु हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन बी में स्थित है। 78 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है कि दी गई लोकोक्तियों में गलत लोकोक्ति का चयन करें। तो आप लोग से गलत लोकोक्ति का चयन करने बोल रहे हैं। ढाक के तीन पुत्र, निर्बल के बल राम, दीवार के भी कान होते हैं, परशुराम का कोप। तो निर्बल के बल राम ये एक लोकोक्ति है, दीवार के भी कान होते हैं ये तो सब लोग सुने ही होंगे, ये प्रमुख लोकोक्ति है। परशुराम का कोप ये भी एक लोकोक्ति है, लेकिन ढाक के तीन पुत्र ये कोई लोकोक्ति नहीं है। तो यही गलत लोकोक्ति हो गया, आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए 79 नंबर क्वेश्चन क्या है, इधर कुआं उधर खाई लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इधर कुआं उधर खाई से साफ स्पष्ट हो रहा है कि दोनों ओर से संकट। देखिए लास्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्या है, आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया, यह किस वाक्य का उदाहरण है। तो हम लोग को व्याकरण पढ़ाया गया, यह कर्तरीवाच्य का उदाहरण है। जैसे जिस वाक्य में क्रिया के कर्म का प्रधानता उसे कर्मवाच्य कहते हैं, और जिसमें कर्ता की प्रधानता उसे कर्तरीवाच्य कहते हैं। तो ये था आप लोग का हिंदी का 20 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर रहा। तो यही था आज के वीडियो में। ये हिंदी का हम लोग का आज दूसरा दिन था। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि सारा वीडियोस का पीडीएफ वहीं पे अपलोड होता है। और इसके अलावा
प्रीवियस ईयर जीके का भी सीरीज चल रहा है। अगर आप लोग देख रहे हैं तब तो अच्छी बात है, और अगर नहीं देख रहे हैं तो उसका भी स्क्रीन पे वीडियो आ रहा होगा, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।